नेहा का रंग काला था, पर फिर भी नेहा ससुराल में अपनी सासु नंदा और पति करण के साथ खुश थी, क्योंकि नेहा को अपने ससुराल में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी नेहा अपने पति को जरा भी पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन नेहा अपने किचन में खाना बना रही होती है। तभी करण किचन में आकर अपनी पत्नी नेहा से बोलता है। नेहा, आज तुम खाने में क्या बना रही हो? करण जी, आज मैं खाने में पूरी सब्जी बना रही हूँ। आप कहाँ हैं? आप मुझे दिखाई नहीं दे रही। नेहा, जरा स्लैब के आगे देखो, मैं यहीं खड़ा हूँ। करण की बात सुनकर नेहा अब स्लिप के पास देखती है, जहाँ करण खड़ा होता है। उसको देख नेहा ताने मारते हुए उससे बोलती है। अच्छा, तो आप यहाँ खड़े हैं। एक तो आपकी छोटी हाइट, ऊपर से आप मुझे दिखाई नहीं देते। आप एक काम क्यों नहीं करते करण जी? आपको जब भी मुझसे बात करनी हो तो आप सोफे या कुर्सी पर चढ़कर मुझसे बात करना, ठीक है? नेहा की ऐसी बातें सुनकर करण को बहुत बुरा लगता है। नेहा खुद भी काली थी, पर फिर भी उसे खुद पर घमंड था। करण बेचारा चुपचाप वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद नेहा खाना बनाकर सभी को खाने के लिए बुलाती है, जिसके बाद नेहा करण से बोलती है। करण जी, मम्मी से मिले काफी समय हो गया है, इसीलिए मैं सोच रही थी क्यों ना मैं अपने मायके चले जाऊं। पर बहू, तो अभी 1 महीने पहले ही तो अपने मायके से आई है। हाँ मम्मी जी, पर मेरा दोबारा माँ से मिलने का मन कर रहा है। प्लीज करण जी, मुझे वहाँ जाने के लिए मत रोकिए। पर बहू। माँ, रहने दो। अगर नेहा का मन है तो जाने दो। नेहा, तुम्हें जब जाना है तुम जाओ। करण नेहा को उसके मायके जाने की इजाजत दे देता है, जिसके बाद नेहा खुशी खुशी अपना सामान पैक करने लगती है। अपना सामान पैक कर रही होती ही है, तभी उसके फोन पर उसके एक दोस्त का फोन आता है। हाँ निशा, कैसी है तू? बड़े दिनों बाद तूने मुझे याद किया है। मैं तो फिर भी याद कर लेती हूँ, तू तो वो भी नहीं करती। अरे तेरी शादी अमीर घर में क्या हो गई है? तेरी तो ठाट बाड़ी बदल गए। नहीं निशा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल शादी के बाद जिंदगी थोड़ी उलझ जाती है। और वैसे भी तू कौन सा मेरी शादी में आई थी? हाँ, इसीलिए मैं तुझसे नाराज हूँ। हाँ हाँ ठीक है, सॉरी। खैर ये सब छोड़, और ये बता जीजू कैसे हैं? वो तुझे प्यार तो करते हैं ना? और तूने अब तक मिलवाया नहीं उनसे। अब मैं तुझे क्या बताऊं निशा कि मैं तुझे अपने पति से क्यों नहीं मिलवाना चाह रही। मैं जानती हूँ अगर मैंने तुझे अपने पति से मिलवाया ना तो उनका मजाक जरूर बनाएगी। नेहा, क्या तुझे मेरी आवाज आ रही है? हेलो। अरे मैंने पूछा कि जीजू कहाँ है, मुझे उनसे बात करनी है। और कब मिलवा रही है तू? आजा, आजा, मैं आज ही अपने पति से मिलवाती हूँ तुझे। नेहा की बात सुनकर निशा खुश हो जाती है, पर कहीं ना कहीं नेहा इस बात से परेशान थी कि कहीं उसकी दोस्त उसके पति के हाइट का मजाक न बना दे। बस इसलिए नेहा अपने पति करण के पास जाती है और उससे बोलती है। करण जी, आज मैं अपने मायके नहीं जा रही। पर क्यों? आज तो तुम अपने मायके जाने वाली थी। वो दरअसल आज मेरी दोस्त आने वाली है, वो आपसे मिलना चाह रही है, तो मैंने उसको अपने घर पर बुला लिया। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? बुला लो उसे, आज तो मैं घर पर ही हूँ। वो दरअसल मैं उसको आपसे नहीं मिलवाना चाहती। पर क्यों? क्योंकि आपकी हाइट कम है, आप नाटे हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरे पति का कोई मजाक बनाए। इसलिए आप मेरी फ्रेंड के सामने मत आना। नेहा करण से ऐसी बातें बोलेगी। करण ने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था, पर बेचारा करण करता भी क्या, वो नेहा से बेहद प्यार करता था। बस इसलिए वो उसकी बातें चुपचाप मान लेता है। अब शाम को जब निशा नेहा के घर आती है, तब निशा नेहा से बोलती है। यार नेहा, कहाँ है जीजू? सॉरी यार, दरअसल मैंने उन्हें कहा था कि आज तुम आने वाली हो, वो बाहर ना जाए, पर उन्होंने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। वो एक्चुअली उनको बहुत काम होता है ना, बस इसीलिए उनको काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। ये तो बहुत गलत किया जीजू ने, मैं बहुत नाराज हूँ उनसे। नेहा और निशा आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ नेहा की भाभी काम्या आ जाती है और अपनी नंद से बोलती है। नेहा देखो, तुमसे मिलने कौन आया है। भाभी, आप यहाँ कैसे? आपको पता है मैं आपके पास आने वाली थी, पर मेरी बेस्ट फ्रेंड निशा मेरे घर आ रही थी, इसीलिए आज का प्लान मैंने कैंसिल कर दिया। अब देखो ना, जैसे तुम्हें मुझसे मिलने का मन था, वैसे ही मुझे भी तुमसे मिलने का मन था। बस इसीलिए मैं बिना समय देखे तुमसे मिलने आ गई। खैर ये सब छोड़ो, और बताओ नंदोई जी किधर हैं? काम्या अपनी नंद से अपने नंदोई के बारे में पूछ रही थी। तभी वहाँ सुनंदा आ जाती है और अपने बहू की भाभी का जवाब देते हुए उससे बोलती है। अरे काम्या बेटा, आज तुम यहाँ कैसे? आंटी जी, मुझे ना अपनी नंद की बहुत याद आ रही थी,
इसीलिए मैं उससे मिलने के लिए यहाँ आ गई। वैसे नंदोई जी कहाँ हैं? काफी समय हो गया है उनको देखे हुए। करण तो अपने कमरे में है। जब जीजू अपने कमरे में हैं, तो नेहा तूने झूठ क्यों बोला मुझसे कि जीजू किसी काम के सिलसिले में बाहर गए हैं? क्या बहू ने ये कहा वो काम के सिलसिले में बाहर गए? पर करण तो अपने कमरे में है। क्यों बहू, तूने अपनी दोस्त से झूठ क्यों कहा? हाँ नेहा, तुमने ऐसा क्यों कहा? सभी का दबाव देख नेहा अपनी आंखों में आंसू लिए सबकी बातों का जवाब देते हुए उन लोगों से बोलती है। वो इसीलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे पति को देखे। पर क्यों? अगर तुझे अपने पति से मुझे नहीं मिलवाना था तो साफ साफ कह देती ना। इतना ज्यादा ड्रामा क्रिएट करने का क्या मतलब बनता है तेरा? वो निशा, मैं तुम्हें अपने पति से नहीं मिलवाना चाहती थी। मैं तुम्हें अपने ऐशो आराम सुख दुख सब बताना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि कहीं तुम मेरे पति का मजाक ना बना दो। मजाक? कैसा मजाक? वो दरअसल मेरा पति नाटा है। नेहा के मुंह से नाटक शब्द सुनकर काम्या को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी नंद को फटकार लगाते हुए उससे बोलती है। नेहा, मुझे तुम्हें अपनी नंद कहते हुए शर्म आ रही है। जानती हो क्यों? क्योंकि तुमने अपनी पति को नहीं समझा। तुमने अपने पति का प्यार नहीं समझा। जरा भी ये नहीं सोचा कि तुम्हारे पति को कितना ज्यादा बुरा लगता होगा। पर भाभी आप ही बताओ, मैं कैसे मिलवाती हूँ उन्हें? आपने उनकी हाइट देखी है? और तुमने अपना रंग देखा है? एक बार भी सोचा है जब तुम करण को हर वक्त ताने मारती रहती हो, तुमने सोचा है उस पे क्या बीतती है? भाभी आप मुझे मेरे काले रंग के लिए बोल रही हैं? मैं कभी तुम्हें तुम्हारे रंग के लिए नहीं बोलती, लेकिन सच तो यही है ना कि तुम भी काली हो। जरा ये सोचो, अगर करण ने तुम्हें तुम्हारे रंग के लिए तुम्हें एहसास दिलाया होता कि तुम कितनी ज्यादा काली हो, तो तुम्हें कैसा लगता? अगर वो तुम्हें तुम्हारी नाम की जगह काली कलूटी कहे तो? पर आज तक करण ने तुम्हें काला नहीं कहा, लेकिन तुमने क्या किया कि तुम्हारे पति का कहीं मजाक न बन जाए, इसीलिए तुमने इनको अपने घर में ही रहने दिया। हाँ नेहा, तुमने बहुत गलत किया। और ननंद जी, मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आई हूँ, बल्कि यहाँ मैं तुम्हारी सास के कहने से आई हूँ। हाँ बहू, तेरी भाभी बिल्कुल सही कह रही है। जब तुम मेरे बेटे करण को अपने कमरे में ही रहो बोल रही थी, तब मैंने सुन लिया था और मुझे बहुत बुरा लगा था कि तुम मेरे बेटे को हर वक्त उसकी हाइट को लेकर उल्टा बोलती रहती हो। बस इसीलिए तुम्हें एहसास दिलवाना चाहती थी, और तुम्हें एहसास ऐसे नहीं होता। बस इसीलिए मैंने तुम्हारी भाभी का सहारा लिया। अपनी भाभी के ताने सुनकर नेहा को एहसास हो जाता है कि उसके अपने पति के साथ बहुत गलत किया है। वो काली थी, उसके बावजूद करण ने उसको कभी भी उसकी कालेपन का मजाक नहीं बनाया। नेहा ने बल्कि करण को हर जगह खुद से दूर रखा। अब नेहा करण के पास जाती है और उससे माफी मांगती है। करण भी नेहा को माफ कर देता है, जिसके बाद फिर कभी नेहा करण को किसी के सामने नाटा होने का एहसास नहीं दिलाती और ना ही काम्या फिर कभी नेहा को उसके काले रंग के लिए ताने देती। शालिनी, जो कि अपनी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड थी, उसने बिना रिश्ता फिक्स हुए शादी को लेकर खूब सारे अरमान संजो रखे थे। ऐसे ही एक दिन शालिनी अपनी दोस्त प्रिया को फोन करके उससे कहती है, यार मैंने ना अपनी शादी के लिए एक लहंगा पसंद किया है, पूरे 50,000 का, और इस शहर के बेस्ट डिजाइनर का डिजाइन किया हुआ लहंगा है वो। अरे वाह, क्या बात है। तू तो बड़ी ही छुपी रुस्तम निकली। रिश्ता पक्का हो गया और तूने बताया ही नहीं, सीधा अब लहंगा फिक्स हो रहा है। वाह रे तेरी दोस्ती शालिनी मैडम। अरे तो पागल है क्या, मेरी शादी अभी फिक्स नहीं हुई है। मैंने अपनी शादी को लेकर बहुत सारे ख्वाब सजा रखे हैं, उसे ही पूरा करने की सोचती हूँ। हे भगवान, सही में 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाकर भगवान से अच्छे दोस्त मांगे थे, लेकिन इतने अमाउंट में तेरे जैसे ही दोस्त मिलेंगे। तू ना मेरा मजाक मत बना। हर लड़की शादी को लेकर खूब सारे सपने सजा के रखती है। मेरी तो ख्वाहिश है कि मेरी शादी ठंड में हो, हम दोनों पति पत्नी हनीमून पर जाएं, ठंड के मौसम में सारी चीजों को एंजॉय करें। वाह रे तेरे सस्ते सपने। भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरी सहेली की शादी ठंड में ही हो, क्योंकि ऐसी उसकी इच्छा है। और अब ना मुझे काम करने दे, क्योंकि मेरे पास तेरे इन फालतू सपने के लिए समय नहीं है। हाँ जाना, तेरे लिए सपने सस्ते होंगे, मेरे लिए ये सब बहुत ज्यादा कीमती है। और अब फोन रख, परेशान करती रहती है मुझे। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन शालिनी के घर उसकी कजिन सिस्टर मिनी की शादी का इनविटेशन आता है। ये देख शालिनी अपनी माँ से कहती है, अरे माँ ये क्या, इतनी गर्मी में कौन शादी करता है, मुझे नहीं जाना, पूरा मेकअप खराब हो जाता है पसीने से।
ज्यादा बकवास करी ना 8 नंबर की चप्पल मारूंगी फेंक के और मुंह पर छपेगा 16। और हाँ, सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। ठंड में शादी करने का मतलब होता है कि दुगना खर्चा करना। अरे रिश्तेदारों की रजाई, गद्दे, कंबल, इन सब का भी तो अरेंजमेंट करना होता है। गर्मी में कम से कम रजाई कंबल का खर्चा तो बचता है। और तो और सर्दियों में रिश्तेदारों को गरम गरम खाना चाहिए होता है, जिससे गैस भी ज्यादा खर्च होती है। मैं तो तेरी शादी गर्मी में ही करूंगी बस। ऐसा कुछ नहीं है माँ, मैंने तो सोच रखा है अपनी शादी ठंड में करूंगी और ठंड में अपने पति के साथ हनीमून पर जाऊंगी। बहुत सारे सपने देखे हैं मैंने। ठंड में जाकर शादी लोग क्यों करते हैं, सर्दियों में तो मजा आता है शादी करने का। अभी अभी मैंने तेरे से कहा ना कि 8 नंबर का चप्पल मारूंगी तो 16 नंबर छपेगा मुंह पर। दिलवाऊं तुझे शादी के मजे, वो भी सर्दियों में। शर्म नहीं आती अपनी माँ से ऐसी बातें करते हुए? अरे माँ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? अब मेरी कोई बहन तो है नहीं, इसीलिए आपसे शेयर करती हूँ जो भी मन में हो। और चाहे जो भी हो, शादी तो मैं सर्दियों में ही करूंगी। ठंड में शादी करने का मजा ही अलग है। तेरा दिमाग तो सही है ना शालिनी? इसी बात को लेकर दोनों माँ बेटी में खूब बहस होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शालिनी के लिए अनुज नाम के लड़के का रिश्ता आता है। शालिनी को अनुज और अनुज को शालिनी दोनों पसंद आ जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों परिवार वाले शालिनी की शादी का बढ़िया सा मुहूर्त एक पंडित से निकलवाते हैं और पंडित जी से कहते हैं, जजमान, लड़का और लड़की की कुंडली देखने के बाद इनका बहुत ही शुभ मुहूर्त मई और जून के आसपास का है। इन दोनों महीनों में आप कभी भी इनकी शादी कर सकते हो। दिन आप फिक्स कर लो खुद अपने हिसाब से। पंडित जी, नवंबर, दिसंबर या जनवरी तक का कोई मुहूर्त नहीं है क्या? नहीं बिटिया, जून और मई का ही मुहूर्त है शुभ, तुम दोनों की कुंडली के हिसाब से। फिर मुझे शादी नहीं करनी पंडित जी। मेरी कुंडली के साथ विंटर में शादी के लिए बिल्कुल में मैच नहीं कर रही है। मैं तो अनुज जी के साथ शादी नहीं कर सकती। मुझे शादी करनी है तो ऐसे के साथ जिसके साथ कुंडली भी मैच करे और शादी का जो मुहूर्त है वो भी सर्दियों का हो। ठंड में ही शादी करनी है मुझे, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अरे शालिनी, ये कैसी बातें कर रही हो? इतनी छोटी सी बात के लिए कोई शादी करने को मना करता है क्या? अनुज, तुम नहीं जानते, शादी को लेकर मैंने बहुत सारे सपने संजो रखे हैं और शादी मैं सर्दियों में ही करूंगी। शालिनी, 8 नंबर का चप्पल तेरे मुंह पे मारूंगी तो 16 छपेगा। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तुझे कितनी बार कहा है कि मैं भी सर्दियों में शादी करवाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। हाँ तो ठीक है, फिर नहीं करनी मुझे शादी वादी। शालिनी का ऐसा जवाब सुनकर शालिनी की होने वाली सास मनोरमा कहती है, अरे शालिनी बेटा, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। ये मुहूर्त में यकीन तो मैं भी नहीं करती। और हाँ, तुझे अगर शादी ठंड में करनी है तो यही ठीक, मैं अपने बेटे की शादी तेरे साथ ही करवाऊंगी, वो भी कड़कती हुई ठंड में। अब शालिनी की शादी अनुज के साथ बिना मुहूर्त के जनवरी के महीने में फिक्स हो जाती है। हर तरफ खुशियों का माहौल था। देखते ही देखते शालिनी की शादी का दिन भी आ जाता है और इसी तरह से हंसी खुशी शालिनी की शादी अनुज के साथ हो जाती है। शादी के अगले ही दिन मनोरमा शालिनी से कहती है, अरे बहू, कहाँ है तू? किचन में इतने सारे बर्तन पड़े हैं, जा जाकर धो उसे। ठीक है माँ जी, अभी बर्तन धोती हूँ। शालिनी जैसे ही किचन में जाती है, किचन में खूब सारा बर्तनों का भंडार लगा था। बर्तन धोने के लिए जैसे ही पानी छोड़ती है, पानी बहुत ज्यादा बर्फ की तरह ठंडा था। ये देखकर शालिनी किचन से बाहर आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, किचन में तो बहुत ज्यादा ठंडा पानी आ रहा है, ऐसा लग रहा है पूरा हाथ ही जल जाएगा मेरा। मैं बर्तन कैसे धोऊं? गर्म पानी नहीं है क्या? अरे नहीं बहू, ठंड में पानी ज्यादा ठंडा हो जाता है। और वैसे भी तुझे तो ठंडी चीजें बहुत पसंद है। तू एक काम कर, ठंडे पानी से ही बर्तन धो। और मेरे घर में गर्म पानी नहीं है। और हाँ, ठंडे पानी से पोछा भी लगाना, नहाना भी ठंडे पानी से। ठंडे पानी से ही तुझे सारा काम करना है, क्योंकि तुझे तो ठंडी चीजें बहुत पसंद है। वैसे भी शादी तूने ठंड में की है तो ठंड का असली मजा तो तुझे आना ही चाहिए। इतना बोलकर मनोरमा वहाँ से चली जाती है। तभी शालिनी खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, ये भगवान, ठंड में शादी करने के चक्कर में मुझे ये सब कुछ करने को मिल रहा है। मैंने सोचा था शादी के बाद हनीमून पर जाऊंगी, आराम से मेरे घर में नौकर होंगे जो मुझे खाना बनाकर खिलाएंगे, मैं तो आराम करूंगी। लेकिन मेरे सारे अरमानों पर तो पानी फेर गया। एक तो ठंड में सुबह उठने का मन नहीं करता, इतना सारा काम करना पड़ता है। इस तरह से मनोरमा शालिनी के नाक में दम कर देती है। उसे हर समय ठंडी में शादी करने का टोन मारा करती।
और उससे ठंड में खूब सारा काम करवाती। ये देखकर शालिनी को कहीं ना कहीं अपनी गलती महसूस होने लगती है। इस सर्दी में शादी करके उसने गलती कर दी थी। एक दिन शालिनी अपनी माँ को फोन करके उनसे कहती है, माँ, मुझे लग रहा है सर्दी में शादी करके मैंने गलती कर दी। एक तो मुझे घर का काम करना नहीं आता, ऊपर से अचानक वो भी सर्दियों के मौसम में मुझे काम करने को मिल रहा है। मेरी हालत खराब हो रही है। अगर आपके कहे अनुसार गर्मियों में मैं शादी कर लेती तो धीरे धीरे करके काम करने की हैबिट भी बन जाती, फिर मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। अब मुझे बहुत दिक्कत हो रही है माँ। कोई बात नहीं बेटा, ये सर्दियों में शादी करने का तो असली मजा है। शालिनी गुस्से में फोन रख देती है। फिर शालिनी को एहसास होता है कि अक्सर बड़े जो कहते हैं वही सही होता है। विक्रम अपनी बीवी दिशा के साथ रहा करता था। दिशा और विक्रम अभी नए नए रूपनगर नाम के इस गांव में आए थे। दिशा वहां नई थी, इसीलिए वह ज्यादा लोगों से बात नहीं किया करती थी, परंतु उसकी बगल वाली पड़ोसन जिसका नाम उषा था, वो उससे काफी कम समय में ही बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गई थी। ऐसे ही एक दिन काफी रात हो जाती है, पर विक्रम अब तक घर नहीं आता। यह सोच सोच कर दिशा का सर दर्द होने लगता है और वो अपनी बगल वाली पड़ोसन के पास जाकर उससे बोलती है, उषा बहन दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। दिशा की आवाज सुनकर उषा जल्दी से दरवाजा खोलती है। क्या हुआ दिशा, और तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मुझे बताओ क्या परेशानी है? उषा बहन, मेरे पति विक्रम 11 बजे तक हमेशा घर आ जाते थे, पर आज रात के 2 बज चुके हैं, अब तक वो घर नहीं आए हैं और अब तो उनका फोन भी नहीं लग रहा है। जब मेरी उनसे बात हुई थी तब उन्होंने कहा था कि वो निकल चुके हैं। मुझे बहुत चिंता हो रही है, काफी समय हो चुका है और वो अब तक घर नहीं आए हैं। दिशा, तुम्हारे पति जियालाल हॉस्पिटल के रास्ते से तो नहीं आते? हाँ उषा बहन, तुमने सही कहा, विक्रम हमेशा उसी रास्ते से आते हैं। हम अभी यहाँ नए हैं, इसीलिए उन्हें यहाँ के रास्तों के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। वही सबसे सीधा और पास का रास्ता पड़ता है, इसीलिए वो उसी रास्ते से आते हैं। लेकिन वो 11 बजे तक आ जाते थे, पर आज वो थोड़ा लेट काम से निकले थे तो मुझे लगा कि वो लेट आएंगे, पर 2 बज चुके हैं। अब मुझे बड़ी ही चिंता हो रही है, वो अब तक घर नहीं आए हैं। क्या विक्रम जियालाल हॉस्पिटल के रास्ते से आते हैं? फिर तो तुम्हें मेरे साथ जल्दी चलना होगा दिशा। दिशा चलो, हमारे पास सोचने का समय नहीं है, हमें जल्दी जाना होगा। पर क्या हुआ है? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, तुम बस जल्दी से गंगा जल लेकर मेरे साथ चलो। अब दिशा जल्दी से घर से थोड़ा सा गंगा जल लेकर आती है और उषा के साथ उसकी कार में बैठकर चली जाती है। तो वहीं दूसरी ओर विक्रम अपनी कार से निकलता है और अपने फोन को देखते हुए खुद से बोलता है, इस कार को भी अभी खराब होना था, ऊपर से फोन में बैटरी भी नहीं है, फोन भी बंद होने वाला है। एक काम करता हूँ, हॉस्पिटल के अंदर जाकर हॉस्पिटल का फोन यूज कर लेता हूँ और फोन करके दिशा को बता देता हूँ कि मेरी कार खराब हो चुकी है, मुझे घर आने में अभी थोड़ा समय और लग सकता है। इतना बोलकर विक्रम जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए अपना पहला कदम बढ़ाता है, उसके सामने एक भयंकर चुड़ैल आ जाती है, जो हंसते हुए विक्रम से बोलती है, तेरी कार मैंने गायब करी है और मैं यहाँ तेरा दिल निकालने आई हूँ और मैं तेरा दिल निकाल कर ले जाऊंगी। पर क्यों? इतना बोलते ही विक्रम को चक्कर आ जाते हैं और वो जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है, जिसके बाद चुड़ैल विक्रम के पास जाती है और अपना हाथ विक्रम के सीने पर रख देती है। अब जैसे ही चुड़ैल विक्रम का दिल निकालने जाती है, वैसे ही दिशा और उषा वहां पहुंच जाती है, जिसके बाद दिशा चिल्लाते हुए बोलती है, रुक जाओ, तुम मुझे इसका दिल निकालने से रोकेगी? इतना बोलकर चुड़ैल दिशा के पास जाने लगती है। जैसे ही चुड़ैल दिशा के पास जाती है, दिशा वो गंगा जल चुड़ैल के ऊपर डाल देती है, जिससे चुड़ैल तड़पती हुई वहां से गायब हो जाती है और दिशा विक्रम को अपने साथ घर लेकर आती है। कुछ देर के बाद विक्रम भी होश में आ जाता है, जिसके बाद दिशा उससे बोलती है, उषा बहन, वो चुड़ैल कौन थी और मेरे पति का दिल क्यों निकालना चाहती थी? वो दिल निकालने वाली चुड़ैल है, उस रास्ते से जो भी कोई आता है वो चुड़ैल उस शख्स का दिल निकाल लेती है। ऐसे ही एक बार मेरे पति कौशल के समय उसी रास्ते से घर आ रहे थे। आखिर मिल ही गया नया शिकार, आज मैं तेरा दिल निकालूंगी। अरे पर क्यों? क्योंकि मुझे तुम जैसे लोगों का दिल निकालना पसंद है। इतना बोलकर वो चुड़ैल कौशल को बेहोश कर देती है और कौशल जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद चुड़ैल कौशल के सीने से उसका दिल निकाल लेती है और वहां से गायब हो जाती है।
जब मेरे पति की मौत हुई तब मुझे यहाँ के लोगों से इस चुड़ैल के बारे में पता चला। क्या पता चला? आज से कुछ साल पहले एक पति पत्नी रात के समय में अपने घर जा रहे होते हैं। तभी उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है और उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है, जिसमें उस औरत के पति की हालत काफी गंभीर हो जाती है, परंतु उस औरत को काफी कम चोटें लगी होती हैं। जिसके बाद वो जैसे तैसे करके अपने पति को कार से निकाल लेती है और पास के हॉस्पिटल में ले जाती है, परंतु डॉक्टर उसके पति का दिल निकाल लेते हैं और उसे बेच देते हैं और उस औरत से झूठ बोल देते हैं कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन जब यह बात उस औरत को पता चलती है तो वो उन सभी डॉक्टर और नर्स पर केस कर देती है, लेकिन डॉक्टर पैसे देकर उस केस को जीत जाता है। जिसके बाद वो औरत अपने पति के शोक में आकर खुदकुशी कर लेती है। अब वही औरत एक चुड़ैल बन गई है और इसीलिए जब भी कोई आदमी 12 बजे के बाद उस हॉस्पिटल के पास से घर आता है तो वो चुड़ैल उन लोगों का दिल निकाल लेती है। कहा जाता है कि चुड़ैल बनने के बाद उस चुड़ैल ने 2 नर्स को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन बाकी के बचे डॉक्टर्स ने तांत्रिक बाबा के जरिए अपने पूरे शरीर को बंधवा दिया है, जिस वजह से वो चुड़ैल अब चाहकर भी उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। बस इसी गुस्से में वो आम इंसानों का अब दिल निकालती है। सच में उस चुड़ैल के साथ बहुत बुरा हुआ। हाँ, पर खतरा अब भी तुम्हारे ऊपर से टला नहीं है। तुम दोनों को अपना ख्याल रखना होगा। फिलहाल के लिए तुम दोनों को जाकर सो जाना चाहिए। अब दिशा अपने पति के साथ अपने घर में सोने के लिए चली जाती है और कुछ देर बाद दिशा उठकर एक बार फिर से अपने पति पर जानलेवा हमला करती है, परंतु विक्रम खुद को जैसे तैसे बचा लेता है और उषा के घर आता है। जिसके बाद वो सारी सच्चाई उषा को बताता है। जिसके बाद उषा विक्रम के साथ दिशा के पास जाती है और चुड़ैल से बोलती है, देखो, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ वो सब गलत है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो दुख दर्द वियोग तुमने अपने पति को खोने का सहा, वही पीड़ा तुम बेकसूर और मासूम लोगों को दोगी। जब तक मेरे पति के कातिलों को उसके किए की सजा नहीं मिल जाती, तब तक मैं इसी तरह बेकसूर लोगों का दिल निकालती रहूंगी। देखो, मैं एक वकील हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ, जिस डॉक्टर ने तुम्हारे पति का दिल निकाला और तुम्हारे पति को मारा है, मैं उन सभी डॉक्टर को उनके किए की सजा दिलवा कर रहूंगा। बस तुम मेरी पत्नी को छोड़ दो। जिस तरह से तुम अपने पति से प्यार करती थी, उसी तरह से मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे कर लूं, अगर तुमने डॉक्टर्स को उनके किए की सजा नहीं दिलवाई तो? अगर मैं उन डॉक्टर्स को उनके किए की सजा नहीं दिलवा सका तो तुम आकर मेरा दिल निकाल लेना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं उन डॉक्टर को उनके किए की सजा जरूर दिलवा दूंगा, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा लॉयर हूँ। विक्रम की बात सुनकर चुड़ैल उसकी बीवी का शरीर छोड़ देती है। जिसके बाद विक्रम उन सभी डॉक्टर्स की कंप्लेन करता है और उन्हें उनके किए की सजा मिल जाती है। जिसके बाद बहुत जल्द उन सभी डॉक्टर्स को फांसी की सजा मिल जाती है और उन सभी डॉक्टर्स के मरने के बाद चुड़ैल विक्रम के पास आती है और उसे धन्यवाद कहकर हमेशा के लिए चली जाती है।